स्वागत है। आज हम स्टीफन आर कवी की बहुत ही मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर मिली सामग्री की गहराई में उतर रहे हैं। जी। ये किताब मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या प्रोडक्टिविटी हैक्स के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली सवाल कुछ और है कि क्या हमारी जिंदगी हमारे सिद्धांतों पर चल रही है या हम सिर्फ हालातों पर रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। कोवी व्यक्तित्व और चरित्र में एक बड़ा अंतर बताते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आज की दुनिया ज्यादातर पर्सनालिटी पे जोर देती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी इमेज कैसी है। हाँ, आप कितने पॉजिटिव दिखते हैं। हाँ, लेकिन कोवी कहते हैं कि असली प्रभावशीलता मतलब जो रियल इफेक्टिवनेस है वो चरित्र से आती है। आपकी ईमानदारी, आपके सिद्धांत, ये 7 आदतें उसी चरित्र को बनाने का एक ढांचा है। तो चलिए इसी ढांचे की पहली ईंट से शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। इसका मतलब सिर्फ पहल करना नहीं है ना? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत ज्यादा गहरा। इसका असली मतलब है ये समझना कि किसी भी घटना यानी स्टिमुलस और हमारी प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच में एक खाली जगह होती है। अच्छा। उस जगह में हमारे पास चुनने की आजादी है। अच्छा। एक रिएक्टिव इंसान उस जगह को लगभग खत्म कर देता है। किसी ने कुछ कहा और तुरंत गुस्सा आ गया। हाँ, या ट्रैफिक जैम हुआ और फौरन झुंझलाहट होने लगी। एग्जैक्टली। मतलब हम अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हाँ। किताब में भाषा का जो जिक्र है वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। जैसे रिएक्टिव लोग कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ या मेरा बॉस ही ऐसा है। ठीक कहा, वो अपनी जिम्मेदारी बाहर डाल रहे हैं। जबकि एक प्रोएक्टिव इंसान की भाषा अलग होती है। वो कहेगा चलो देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस है, या मैं अपने मूड को कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, ये पूरा मानसिकता का खेल है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। शिकायत करना, दोष देना, ये सब हमें एक्चुअली कमजोर बनाते हैं। क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है। बिल्कुल, यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। और एक बार जब आप ये समझ जाते हैं कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, तो अगला सवाल आता है, गाड़ी ले कहाँ जानी है। हाँ, और यहीं से दूसरी आदत की शुरुआत होती है। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर शायद हम में से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम बस अगला कदम देखते हैं, अगली नौकरी, अगला टारगेट। सही बात है। कोवी इसे मानसिक रचना कहते हैं। हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार आपके दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। अगर आपके दिमाग में ही अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट साफ नहीं है तो आप जो भी बनाएंगे वो शायद वो नहीं होगा जो आप सच में चाहते थे। जैसे बिना नक्शे के घर बनाना। बिल्कुल, दीवारें तो खड़ी हो जाएंगी, पर क्या वो आपका सपनों का घर होगा? शायद नहीं। तो ये आदत हमें अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए कहती है। ये तय करने के लिए कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रिश्ते, पैसा, सीखना या समाज में योगदान देना। जब ये तस्वीर साफ होती है तो रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। और ये हमें भटकाव से बचाता है। जब आपको पता है कि आपको उत्तर दिशा में जाना है तो पूरब की ओर जाने वाला कोई आकर्षक शॉर्टकट आपको लुभा नहीं पाएगा। ये उस सीढ़ी पर तेजी से चढ़ने जैसा है जो गलत दीवार से टिकी हो। बिल्कुल, मेहनत तो बहुत लगी पर पहुंचे गलत जगह। तो ठीक है, हमने मान लिया कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। ये हुई आदत 1। हाँ, और हमने अपनी मंजिल भी तय कर ली, आदत 2। पर अब असल चुनौती आती है, रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच उस बड़ी मंजिल के लिए वक्त कैसे निकालें। यहीं पर तीसरी आदत आती है, जरूरी काम पहले करें। हाँ। और ये दूसरी आदत का प्रैक्टिकल रूप है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। अच्छा। कोवी या टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। कामों को 2 पैमानों पर देखा जाता है, जरूरी मतलब इम्पोर्टेंट और तत्काल मतलब अर्जेंट। ज्यादातर लोग अपना पूरा दिन तत्काल कामों में फंसे रहकर बिता देते हैं। फोन बज रहा है, ईमेल आ गया, ये सब हमारा ध्यान खींचते हैं। इसे अर्जेंसी का नशा भी कह सकते हैं ना। हमें लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं क्योंकि हम दिन भर भागदौड़ कर रहे हैं। सही बात। लेकिन शाम को लगता है कि जो सबसे जरूरी काम था वो तो रह ही गया, जैसे अपनी सेहत पर ध्यान देना, परिवार के साथ वक्त बिताना या कोई नई स्किल सीखना। ये काम अर्जेंट नहीं होते, इसलिए हम इन्हें टालते रहते हैं। और यही सबसे बड़ा जाल है। हाँ, कोवी कहते हैं कि प्रभावी लोग अपना ज्यादातर समय उन कामों में लगाते हैं जो जरूरी है, भले ही वो तत्काल ना हो। इसके लिए तो अनुशासन चाहिए।
और उन कामों को ना कहने की हिम्मत चाहिए जो आपके बड़े लक्ष्यों के लिए जरूरी नहीं है। ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मुझे याद है जब मैंने पहली बार इसे अपनाने की कोशिश की तो एक ऐसे काम को ना कहना कितना मुश्किल था जो जरूरी नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं किसी को निराश नहीं करना चाहती थी। पर धीरे धीरे समझ आया कि जब आप छोटी मोटी चीजों को ना कहते हैं तभी आप अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं को हाँ कह पाते हैं। तो पहली 3 आदतें हमें व्यक्तिगत जीत दिलाती हैं, मतलब हम निर्भरता से निकलकर स्वतंत्र बनते हैं। सेल्फ मास्टरी। हाँ, सेल्फ मास्टरी। लेकिन इंसान अकेला तो नहीं रहता। यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और इसकी शुरुआत होती है चौथी आदत से, विन विन सोचो। हाँ, ये सार्वजनिक जीत की पहली सीढ़ी है। हमारी परवरिश ही ऐसी होती है कि हम हर चीज को एक प्रतियोगिता की तरह देखते हैं। परीक्षा में पहली रैंक, खेल में जीत, बिजनेस में कंपटीशन। हमें लगता है कि केक का एक ही टुकड़ा है, अगर मुझे बड़ा हिस्सा चाहिए तो तुम्हें छोटा मिलेगा। इसे विन लूज मानसिकता कहते हैं। पर ये विन विन की सोच सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये असल दुनिया में प्रैक्टिकल है? कई बार तो किसी एक की जीत दूसरे की हार होती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कोवे का तर्क ये है कि ज्यादातर मौकों पर, खासकर लंबे रिश्तों में, विन लूज मानसिकता नुकसान ही पहुंचाती है। अच्छा? हो सकता है आप एक डील में सामने वाले को हराकर जीत जाएं, पर आप एक रिश्ता खो देंगे। वो दोबारा आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा। विन विन का मतलब समझौता करना नहीं है, या सबको खुश करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है एक तीसरा बेहतर रास्ता खोजना जहां दोनों पक्षों को लगे कि वे जीते हैं। इसके लिए हिम्मत और समझदारी दोनों चाहिए। और शायद यही विन विन समाधान खोजने के लिए ही 5वीं आदत की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। जो मुझे लगता है इन सब में सबसे मुश्किल है। पहले समझें, फिर अपनी बात रखें। हम में से ज्यादातर लोग सुनते ही नहीं हैं, हम बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब कोई बोल रहा होता है तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, मैं इससे सहमत हूं, मैं इससे असहमत हूं, मैं इसके जवाब में ये कहूंगी। हाँ, सामने वाले की दुनिया में झांकने की कोशिश ही नहीं करते। हाँ, कोवी इसे सहानुभूतिपूर्ण सुनना कहते हैं, एम्पैथिक लिसनिंग। इसका मतलब है सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं को, उनके नजरिए को समझना। इसका एक क्लासिक उदाहरण किसी भी बहस में दिखता है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात चिल्ला रहे होते हैं, कोई किसी को नहीं सुन रहा होता। हाँ, लेकिन अगर एक व्यक्ति रुककर कहे, ठीक है, 1 मिनट, मुझे समझाओ कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, मैं सच में समझना चाहता हूं, आप सोच सकते हैं कि उस बातचीत का माहौल कैसे बदल जाएगा। वही तो जादू है, जब सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप उसे सच में समझ रहे हैं, न कि सिर्फ चुप कराकर अपनी बात थोपने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसका डिफेंसिव रवैया कम हो जाता है और वो भी आपके नजरिए को समझने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं से विश्वास पैदा होता है। और जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं और सबके फायदे का सोचते हैं, तब छठी आदत मुमकिन हो पाती है, सिनर्जी। सिनर्जी, हाँ, ये शब्द थोड़ा कॉर्पोरेट लगता है। हाँ, लगता तो है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि 1 और 1 मिलकर 2 नहीं, बल्कि 11 या 100 होते हैं। अच्छा। सिनर्जी तब होती है जब पूरा नतीजा उसके हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। ये रचनात्मक सहयोग है। ये तब होता है जब हम मतभेदों का सम्मान करते हैं। मतलब टीम में किसी ऐसे सदस्य का होना जो आपसे हमेशा असहमत रहता है, वो असल में एक ताकत हो सकता है। बिल्कुल, बशर्ते हम उसके नजरिए को समझने की कोशिश करें। सिनर्जी के लिए चौथी और 5वीं आदत जरूरी है। आपको विन विन की मानसिकता और दूसरों को गहराई से समझने की इच्छा चाहिए। और मेरा रास्ता ही सही है वाली सोच, वो सिनर्जी की सबसे बड़ी दुश्मन है। सिनर्जी का मतलब है ये मानना कि हम साथ मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हम में से कोई भी अकेले नहीं बना सकता था। तो हमने व्यक्तिगत जीत हासिल की, फिर सार्वजनिक जीत की ओर बढ़े। अब इन सब को बनाए रखने के लिए आती है 7वीं और आखिरी आदत, आरी को तेज करें। हाँ, ये कहानी उस लकड़हारे की है जो पेड़ काटने में इतना व्यस्त था कि उसके पास अपनी आरी तेज करने का समय ही नहीं था। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हम सबकी हकीकत है। हम काम में, जिम्मेदारियों में इतने डूब जाते हैं कि हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। ये आदत बाकी 6 आदतों के लिए ईंधन की तरह है। इसके बिना प्रोएक्टिव रहने की इच्छा शक्ति कम हो जाती है, लक्ष्य धुंधले पड़ जाते हैं और दूसरों को समझने का धैर्य ही नहीं बचता। सही बात है, ये आदत बाकी सबको जिंदा रखती है। कोवी इसके 4 आयाम बताते हैं। शारीरिक मतलब व्यायाम, पोषण। मानसिक, पढ़ना सीखना। सामाजिक या भावनात्मक जैसे रिश्ते और सेवा।
और आखिर में आध्यात्मिक। ध्यान, प्रकृति, ये बैलेंस के बारे में है। हम अक्सर इनमें से किसी एक या दो पर ध्यान देते हैं और बाकियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कोई सिर्फ जिम जाता है पर कुछ पढ़ता नहीं, या कोई सिर्फ काम करता है पर रिश्तों को समय नहीं देता। और यही असंतुलन हमें बर्नआउट की ओर ले जाता है। आरी तेज करना कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरी है। तो इन 7 आदतों को एक साथ देखने पर एक पूरी तस्वीर बनती है। ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक विकास का सफर है। एक यात्रा। सही कहा। इसे परिपक्वता की यात्रा या मैच्योरिटी कंटिन्यूम कह सकते हैं। पहली 3 आदतें हमें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। जहां हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। हाँ, लेकिन कॉवी कहते हैं कि स्वतंत्रता अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली प्रभावशीलता परस्पर निर्भरता मतलब इंटरडिपेंडेंस में है। जहां हम समझते हैं कि हम मिलकर ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और अगली 3 आदतें विन विन, समझना और सिनर्जी हमें उसी परस्पर निर्भरता की ओर ले जाती हैं। और 7वीं आदत इस पूरे चक्र को ऊर्जा देती रहती है। यह एक अंदर से बाहर की ओर का सफर है जो चरित्र से शुरू होता है। बिल्कुल। और इसी सफर पर हम एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर कोई इन आदतों को अपनी जिंदगी में सच में उतार ले तो उसके लिए सफलता की परिभाषा कैसे बदल जाएगी? बहुत गहरा सवाल है। क्या सफलता का मतलब सिर्फ अगला प्रमोशन पाना, ज्यादा पैसा कमाना या बड़ा घर खरीदना रह जाएगा? या फिर सफलता का मतलब होगा आंतरिक शांति, गहरे और सार्थक रिश्ते और दुनिया में एक सकारात्मक योगदान देना? ये सोचने वाली बात है। और इसी सोच के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये बातचीत, ये आइडियाज अच्छे लगे तो हमारे चैनल पावर बुक हब को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है ताकि हम ऐसी और भी किताबों का सार और उनकी गहरी समझ आप तक इसी तरह लाते रहें। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें।